आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम जिन भी खबरों पर बात करेंगे उनमें एक कॉमन थीम है, एक धागा है जो सबको जोड़ता है, और वो है सीमाओं को तोड़ना, बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना। आज हम 4 ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जो असल में एक ही कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे सरकार वोटिंग में भूगोल की सीमाएं तोड़ना चाहती है, ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की, कूटनीति में महाद्वीपों की और पर्यावरण के नाम पर विकास की। लेकिन हर सीमा तोड़ने की एक कीमत होती है और यूपीएससी यही कीमत हमसे जानना चाहता है। एग्जैक्टली। तो आज के एजेंडे में क्या क्या है? देखिए, आज के एजेंडे में पॉलिटी में रिमोट वोटिंग पर आया नया बिल है, इकोनॉमी में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, ओके। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया अफ्रीका समिट की बड़ी घोषणाएं हैं, ओके। और एनवायरनमेंट में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर छिड़ी एक बहुत बड़ी बहस। ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है। जी, और इन सब के साथ हम साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, मेंस के क्वेश्चंस और एक क्विज भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते, जो हमारे लोकतंत्र की भौगोलिक सीमाओं को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने लोकसभा में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2025 पेश कर दिया है। ये बिल रिमोट वोटिंग की बात करता है। जी, ये एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसे हम सब आरपीए 1951 के नाम से जानते हैं, उसमें संशोधन करेगा। अच्छा। ताकि देश के जो अंदरूनी प्रवासी हैं, मतलब इटर्नल माइग्रेंट्स, उनको रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अधिकार मिल सके। ठीक है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी जारी किया है, जो बताता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू करने से पहले एक बार एस्पिरेंट्स के लिए ये फ्रेम कर देते हैं कि उन्हें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। जरूर। देखिए, जीएस पेपर 2 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये तो सीधा सीधा सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए आरपीए 1951 और आरपीए 1950 के बीच का जो बारीक अंतर है, हाँ, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर अक्सर सवाल बनते हैं। फिर आरएसएवीएम यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टेक्निकल फीचर्स क्या हैं, और आर्टिकल 326 जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करता है, ये भी प्रीलिम्स के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। और मेंस में तो इस पर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन तय ही लग रहा है। बिल्कुल, मेंस का सबसे बड़ा सवाल यही बनेगा कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने की अच्छी नीयत और चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। एक क्लासिक डिलेमा। जी, और इसका एक और डायमेंशन है जो फेडरलिज्म से जुड़ता है, कि माइग्रेंट की परिभाषा क्या होगी और इस पर राज्यों की चिंताएं क्या हैं। ये सोशल जस्टिस का भी मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे सीधे उन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के अधिकारों की बात करता है जो अपने ही देश में वोट नहीं दे पाते। तो सवाल ये उठता है कि ये बिल अचानक से क्यों लाना पड़ा? लोगों का माइग्रेशन तो दशकों से हो रहा है, व्हाई नाउ? ये सवाल बहुत वाजिब है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे ऑब्वियस वजह है वोटर एपैथी, मतलब लोगों का वोट ना डालने की समस्या। जी, 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी इतने प्रचार और जागरूकता के बावजूद वोटर टर्नआउट लगभग 67% पर ही अटक गया। 67%? जी, मतलब देश के 1/3 एलिजिबल वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। एग्जैक्टली। और ईसीआई के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इन 33% लोगों में जो वोट नहीं डाल रहे, सबसे बड़ा हिस्सा तो प्रवासियों का ही होगा। बिल्कुल, और यहीं से दूसरी वजह निकलती है माइग्रेशन का स्केल। 2011 का सेंसस, जो अब तो काफी पुराना हो चुका है, उसके हिसाब से भी भारत के 37% लोग इंटरनल माइग्रेंट्स थे। 37%? जी, और ये संख्या आज 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से कहीं ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो काम, पढ़ाई या शादी की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं, और सिर्फ एक वोट डालने के लिए हजारों रुपए खर्च करके छुट्टी लेकर अपने गांव या शहर नहीं जा पाते। सही बात है। ये एक तरह का डी फैक्टो डिसइंफ्रेंचाइजमेंट है, जहां कानूनन तो अधिकार है, पर परिस्थितियां उसे छीन लेती हैं। एक मिनट,
मुझे यहाँ एक बात पर शक है। लोग दशकों से माइग्रेट कर रहे हैं, फिर ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाने का इतना दबाव अभी क्यों बना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इस पर एक्शन लेने का जो मोमेंटम है वो अब बना है। ये तीसरी वजह है इंस्टीट्यूशनल पुश। अच्छा। पहले भी जस्टिस इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जैसी समितियों ने इसकी बात की थी, लेकिन हाल ही में ईसीआई की अपनी एक्सपर्ट कमेटी ऑन रिमोट वोटिंग 2024 की उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? उस रिपोर्ट ने इस टेक्नोलॉजी को रोबस्ट एंड टैम्पर प्रूफ बताया है, यानी मजबूत और छेड़छाड़ रोधी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केस में साफ कहा है कि राइट टू वोट सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, तो अब ECIA पर भी एक तरह का संवैधानिक दबाव है कि वो इस अधिकार को सब तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अब उन पर ये जिम्मेदारियां आ गई हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। अब इस बिल की टेक्निकल डिटेल्स पर आते हैं। ये REVM जो हम सुन रहे हैं, ये भला क्या है? ये हमारे नॉर्मल EVM से अलग कैसे है? देखिए, REVM का पूरा नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये हमारी जानी पहचानी M3 EVM यानी मॉडल 3 EVM का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। M3 जी, ये वही है जो अभी इस्तेमाल हो रही है? जी वही। इसे BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। लेकिन इसमें दो बहुत बड़े बदलाव हैं। क्या बदलाव है? पहला है इसकी कैपेसिटी। हमारी स्टैंडर्ड EVM एक समय में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव कराती है। REVM एक ही मशीन से 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक हैंडल कर सकती है। एक मिनट, एक मशीन 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी 72, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन होता है इसके दूसरे बड़े फीचर से, जो है इसका डायनामिक डिस्प्ले। डायनामिक डिस्प्ले? हाँ, स्टैंडर्ड EVM में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह का एक कागज लगा होता है ना? हाँ बिल्कुल। REVM में एक डिजिटल डिस्प्ले है। अच्छा। अब मान लीजिए एक वोटर है जो बिहार के पटना साहब से हैं और दिल्ली में वोट डाल रहा है। ओके। वो बूथ पर जाकर अपनी कंस्टिट्यूएंसी की डिटेल्स एक QR कोड से स्कैन करेगा। ओके। तो REVM की स्क्रीन पर पटना साहब के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा। उसके बाद वाला वोटर अगर केरला के वायनाड से है तो उसके स्कैन करते ही स्क्रीन पर वायनाड की लिस्ट आ जाएगी। मशीन वही रहेगी, बस डिस्प्ले वोटर के हिसाब से बदलता रहेगा। हाँ। वाह, ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहीं पर मेरा दूसरा सवाल है, इस बिल के लिए माइग्रेंट किसे माना जाएगा? क्या इसकी कोई साफ परिभाषा है? ये इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। बिल कहता है कि माइग्रेंट की परिभाषा RPA 1950 के सेक्शन 20 यानी सेक्शन 20 से जुड़ी होगी, जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी सामान्य निवासी की बात करता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। वोटर को कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। वो चुनाव आयोग के पोर्टल पर खुद डिक्लेयर कर सकता है कि वो काम, पढ़ाई या शादी की वजह से अपने घर से टेम्पररी एब्सेंट है और उसे रिमोट वोटिंग की सुविधा चाहिए। एक मिनट, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला क्लॉज ये तो इलेक्टोरल टूरिज्म का दरवाजा खोल देगा। बिल्कुल। मतलब राजनीतिक पार्टियां अपने 5000 समर्थकों को किसी ऐसी सीट पर जहां हार जीत का अंतर बहुत कम है, वहां टेम्पररी एब्सेंट दिखाकर रजिस्टर करवा सकती हैं और चुनाव का नतीजा बदल सकती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चिंता है, जिसे इंपोर्टेड वोटर सिंड्रोम कहा जा रहा है। इंपोर्टेड वोटर सिंड्रोम? जी, उनका डर है कि बाहर से आए वोट उनके स्थानीय चुनावों के नतीजों को पलट सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए। बताइए। मान लीजिए तमिलनाडु की एक सीट पर जीत हार का अंतर सिर्फ 2000 वोटों का है। ठीक है। और उस चुनाव में मुंबई में काम करने वाले तमिलनाडु के 5000 लोग रिमोट वोटिंग से वोट डाल देते हैं। तो नतीजा वो लोग तय कर सकते हैं जो अब उस क्षेत्र में रहते भी नहीं है, वहां की जमीनी समस्याओं से शायद जुड़े भी नहीं है। ये तो फेडरलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये फेडरल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए मैं बिहार से हूँ और दिल्ली में काम करती हूँ, मुझे वोट कैसे देना होगा? प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होंगे। पहला है प्री रजिस्ट्रेशन। चुनाव की घोषणा के बाद ECI एक ऑनलाइन पोर्टल खोलेगी। ओके। आप जैसे माइग्रेंट वोटर्स को उस पर रजिस्टर करना होगा, अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी और करंट लोकेशन की जानकारी देनी होगी। आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हुआ रजिस्ट्रेशन। फिर दूसरा, रिमोट पोलिंग स्टेशंस। वोटिंग के दिन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, वहां स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे। तीसरा, वोटिंग प्रोसेस।
आप उस बूथ पर जाएंगी, अपना वोटर आईडी दिखाएंगी, आपकी कंस्टिट्यूएंसी की डिटेल्स वाला क्यूआर कोड स्कैन होगा और ईवीएम की स्क्रीन पर आपके बिहार की सीट के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। और मैं वोट डाल दूंगी। जी, आप अपना वोट डालेंगी और वो वोट डिजिटली लॉक होकर आपके होम कंस्टिट्यूएंसी के काउंटिंग सेंटर पर गिना जाएगा। सुनने में तो ये काफी रेवोल्यूशनरी है। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। इंक्लूसिविटी, 30 करोड़ लोगों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा। बिल्कुल। वोटर टर्नआउट शायद 80% के पार चला जाए, जिससे सरकार को एक ज्यादा मजबूत जनादेश मिलेगा और उन मजदूरों का पैसा और समय भी बचेगा। हाँ, और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। जब ये 30 करोड़ लोग, जो ज्यादातर वर्किंग क्लास हैं, वोट डालेंगे, तो राजनीतिक पार्टियां भी उनकी जरूरतों जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इन सब पर ध्यान देने के लिए मजबूर होंगी। ये सोशल जस्टिस के नजरिए से एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो विपक्ष और कई राज्य सरकारें इसका इतना विरोध क्यों कर रही हैं? इम्पोर्टेड वोटर सिंड्रोम के अलावा और क्या चिंताएं हैं? इंपोर्टेड वोटर वाली चिंता के अलावा दो और बड़ी चिंताएं हैं। पहली है टेक्नोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, यानी तकनीकी संदेह। जी, डीप फेक्स और साइबर वॉरफेयर के जमाने में हैकिंग का डर बहुत बड़ा है। ईसीआई बार बार कह रही है कि मशीनें स्टैंड अलोन हैं, एयर गैप्ड हैं, मतलब इंटरनेट से नहीं जुड़ी। लेकिन रोबस्ट एंड टैम्पर प्रूफ, ये तो हर सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए कहा जाता है। पेगासस के जमाने में क्या हम सच में इस दावे पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मशीन एयर गैप्ड है तो उसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के उम्मीदवारों की लिस्ट लोड कैसे होगी? डेटा ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, और जहां डेटा ट्रांसफर है वहां वल्नरेबिलिटी है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। कैंडिडेट लिस्ट को मशीन में लोड करने के लिए एक सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU का इस्तेमाल होता है। ये प्रक्रिया बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, लेकिन ये सच है कि ये एक पोटेंशियल विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी है। तो फिर पक्ष क्या चाहता है? विपक्ष का कहना है कि ECI को इसका इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी शामिल हों, ताकि कोई शक न रहे। ठीक है, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। और तीसरी बड़ी चिंता क्या है? तीसरी चिंता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC को लागू करने की चुनौती। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर बन जाएगा। वो कैसे? सोचिए, बिहार में चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई नेता मुंबई में, जहां बिहार के बहुत सारे वोटर हैं, वहां जाकर बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए प्रचार कर रहा है, तो साइलेंस पीरियड कहां लागू होगा? मुंबई में, बिहार में, या दोनों जगह? ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। ECI इसे कैसे इन्फोर्स करेगी? एग्जैक्टली, ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसकी नीयत अच्छी है, रास्ता बीच का निकालना होगा। वे फॉरवर्ड के लिए 3 कदम सुझाए जा रहे हैं। क्या है वो? पहला, अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। इसे 2029 के लोकसभा चुनाव में सीधे लागू करने के बजाय 2026 के कुछ असेंबली इलेक्शंस में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करें। देखें कि क्या समस्याएं आती है। ये सही अप्रोच है। दूसरा, माइग्रेंट की परिभाषा को सख्त बनाया जाए। सेल्फ डिक्लेरेशन की जगह इसे शायद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स या रेंटल एग्रीमेंट से जोड़ा जा सकता है, ताकि इलेक्टोरल टूरिज्म को रोका जा सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिल्ड ट्रस्ट। ECI को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर एक आम सहमति बनानी होगी। REVM का सोर्स कोड टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सामने रखकर इसका ऑडिट कराना होगा। लोकतंत्र भरोसे पर चलता है और टेक्नोलॉजी को इस भरोसे को मजबूत करना चाहिए, न कि कमजोर। तो हमने देखा कि कैसे चुनावी तकनीक में भूगोल की सीमाओं को तोड़ने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया जा रहा है। अब देखते हैं कि यही जोखिम लेने की कहानी अर्थव्यवस्था में कैसे दोहराई जा रही है, जहां सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है। जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के फेज 2 के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशंस, जिसे हम शॉर्ट में GHCO कहेंगे। GHCO, ये UPSC एस्पिरेंट्स के लिए जानना क्यों जरूरी है? इसके डायमेंशंस क्या हैं? ये GS पेपर 3 का कोर टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सब में ये फिट होता है। अच्छा। प्रीलिम्स में ग्रीन, ग्रे, ब्लू और टर्क्वाइज हाइड्रोजन में अंतर पूछा जा सकता है। GHCO के टारगेट्स पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर सवाल आ सकता है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए भारत का नेट जीरो 2070 का लक्ष्य,
इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन की चुनौतियां और सबसे बढ़कर ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने में इसकी क्या भूमिका है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बन सकता है। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी तो है ही, हाइड्रोजन पर इतना जोर क्यों? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% नेचुरल गैस आयात करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दुखती रग है। और इस इंपोर्ट की गई नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जाता है, जो खाद खासकर यूरिया बनाने के काम आती है। मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी खेती सीधे सीधे इंटरनेशनल गैस प्राइसेस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। सरकार अब इस आयात पर निर्भरता को जड़ से खत्म करना चाहती है और इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। तो ये फेज 2 फेज 1 से अलग कैसे है? सरकार की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव आया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। फेज 1 जो 2023 से 2025 तक था, वो सप्लाई साइड पर केंद्रित था। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने पर। जी, सरकार ने कहा कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगा, हम उसे इंसेंटिव देंगे। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए की PLI स्कीम भी दी गई। वो एक कैरेट यानी गाजर वाली पॉलिसी थी। लेकिन कंपनियों ने कहा होगा हम बना तो लेंगे, पर खरीदेगा कौन? ये तो बहुत महंगी है। एग्जैक्टली, वही फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज वाली समस्या। तो अब फेज 2 जो 2025 से 2030 तक चलेगा, वो डिमांड क्रिएशन पर फोकस कर रहा है। GHSEO एक स्टिक यानी छड़ी वाली पॉलिसी है। मतलब ये कुछ सेक्टर्स को ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करेगी, चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये मार्केट क्रिएट करने का एक तरीका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार हमारे बिगिनर लिसनर्स के लिए आसान भाषा में समझा दीजिए कि ये ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से अलग कैसे है। जरूर। देखिए, हाइड्रोजन बनाने का सबसे आम तरीका है नेचुरल गैस यानी मीथेन CH4 को भाप के साथ बहुत उच्च तापमान पर गर्म करना। इसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है। इससे हाइड्रोजन तो बनती है, पर साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इस हाइड्रोजन को कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ये सबसे सस्ती है, पर पर्यावरण के लिए खराब है। और ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें हम पानी यानी H2O लेते हैं और उसे एक मशीन, जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं, उसमें डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर? जी, इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड से मिली बिजली का इस्तेमाल करके पानी को उसके दो हिस्सों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में तोड़ देता है। और इस प्रक्रिया में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता? कोई भी नहीं, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और GHCO के तहत फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम रिफाइनरीज को 1 अप्रैल 2026 से अपनी कुल हाइड्रोजन जरूरत का कम से कम 5% ग्रीन सोर्सेज से खरीदना होगा। 5%? और ये लक्ष्य बढ़ेगा? जी, ये लक्ष्य हर साल बढ़ेगा और 2030 तक 25% हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जीरो कार्बन फ्यूल। पर मेरा सवाल वही है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महंगी है, क्या ये आर्थिक रूप से संभव है? इसका बोझ आखिर कौन उठाएगा? और यहीं पर इस पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती है द इकोनॉमिक वायबिलिटी गैप, या जिसे ग्रीन प्रीमियम भी कहते हैं। ग्रीन प्रीमियम? आज के दिन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत $4 से $5 प्रति किलो है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन की कीमत सिर्फ $1.5 से $2 प्रति किलो है। ये तो लगभग 3 गुना ज्यादा महंगी है। बिल्कुल। इसका मतलब खाद बनाने की लागत सीधे सीधे बहुत बढ़ जाएगी, और खाद महंगी हुई तो किसानों पर बोझ पड़ेगा, और फिर खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। बिल्कुल, और यहीं पर सरकार फंस गई है, क्योंकि यूरिया की कीमतें सरकार नियंत्रित करती है, ये बोझ किसान पर नहीं डाला जा सकता। तो इसका सीधा असर सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल पर पड़ेगा। हाँ, एक अनुमान है कि सिर्फ 5% GHCO मैंडेट को पूरा करने से ही सरकार का सब्सिडी का बिल सालाना लगभग 15,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। 15,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये तो एक फिस्कल ट्रायलेमा जैसी स्थिति हो गई। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। सरकार के सामने एक फिस्कल ट्रायलेमा है, उसे 3 में से चुनना होगा। क्या है वो 3 चीजें? 1, खाने की कीमतें कम रखना, जिसके लिए सस्ती खाद जरूरी है। 2, अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा करना और डिकार्बनाइज करना, जिसके लिए महंगी ग्रीन हाइड्रोजन अपनाना जरूरी है। और तीसरा? और 3, फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना, यानी सब्सिडी का बोझ और राजकोषीय घाटा कम रखना। तीनों एक साथ करना तो लगभग नामुमकिन है। सरकार को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सवाल फिर वही उठता है,
इतना महंगा सौदा, इतना बड़ा राजकोषीय जोखिम उठाने के बावजूद सरकार इसे इतनी मजबूती से क्यों पुश कर रही है? क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर या क्लाइमेट चेंज की चिंता है? नहीं, इसका असली कारण है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। जी, ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। इसके 3 स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला, इंपोर्ट बिल रिडक्शन। 2030 तक भारत का लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन्स 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। अगर ये लक्ष्य हासिल हो गया तो हमारा LNG का आयात काफी कम हो जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी। ठीक है, ये तो हुआ पहला फायदा। दूसरा क्या है? दूसरा है जियोपॉलिटिकल शॉक से सुरक्षा। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद कैसे दुनिया भर में नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी, और हमारे देश में भी खाद की कीमतें बढ़ीं। बिल्कुल। अगर हम अपनी हाइड्रोजन खुद बनाने लगेंगे तो हम ऐसे बाहरी संकटों से सुरक्षित हो जाएंगे। हमारी फूड सिक्योरिटी किसी दूसरे देश की राजनीति पर निर्भर नहीं रहेगी। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेड। बिल्कुल। तीसरा कारण है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBM। ये एक तरह का कार्बन टैक्स है ना? बिल्कुल। 2026 के बाद अगर भारत से कोई स्टील या फर्टिलाइजर यूरोप में एक्सपोर्ट होता है तो EU देखेगा कि उसे बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ है। अगर वो ग्रे हाइड्रोजन से बना है तो उस पर भारी टैक्स लगेगा, जिससे हमारा सामान यूरोपियन मार्केट में अनकम्पेटिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हमारे एक्सपोर्ट्स को CBM प्रूफ बनाएगा। ये एक तरह का ट्रेड शील्ड है। तो अब हम कूटनीति की सीमाओं को लांघकर अफ्रीका पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की अपनी दावेदारी को अफ्रीका में मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। युगांडा के कंपाला में 5वीं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट यानी IAFSV संपन्न हुई है और इसमें कंपाला डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। और इस समिट की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? सबसे बड़ी हेडलाइन है, भारत ने अफ्रीका के लिए अगले 5 सालों के लिए 10 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC की घोषणा की है। 10 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। UPSC के लिए इसकी क्या अहमियत है? GS पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। प्रीलिम्स में IFS की शुरुआत कब हुई, कंपाला डिक्लेरेशन के की पॉइंट्स क्या हैं और भारत अफ्रीका व्यापार के आंकड़े पूछे जा सकते हैं। और मेंस में? मेंस के लिए अफ्रीका में भारतीय मॉडल और चीनी मॉडल की तुलना और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में भारत की भूमिका पर एक बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। आपने चीन का जिक्र किया, तो अफ्रीका में चीन की तुलना में भारत कहाँ खड़ा है? ये 10 बिलियन डॉलर्स की LOC सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है, पर क्या ये चीन के स्केल को मैच कर सकती है? आंकड़ों में देखें तो नहीं। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उनका टू वे ट्रेड 280 बिलियन से ज्यादा का है। 280 बिलियन? जी। भारत चौथे नंबर पर है, लगभग 100 बिलियन डॉलर्स के साथ। चीन अफ्रीका में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सैकड़ों बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। तो फिर भारत का अप्रोच अलग कैसे है? यहीं पर भारत का अप्रोच अलग है और ज्यादा अट्रैक्टिव भी। चीन पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के आरोप लगते हैं। मतलब वो देशों को इतना कर्ज देता है कि वो चुका नहीं पाते और फिर उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे बंदरगाह या खदानें हड़प लेता है। बिल्कुल, इसे एक्सट्रैक्टिव डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जबकि भारत का मॉडल पीपल सेंट्रिक माना जाता है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और पार्टनरशिप पर जोर देता है। भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनवाने के बाद ये पहला बड़ा कदम है। जी, और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, एक्शन भी लेता है। इस समिट के बाद भारत की अफ्रीका नीति में क्या कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है? हाँ, एक बहुत बड़ा और साफ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। भारत अब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और डैम बनाने से हटकर सॉफ्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा है। सॉफ्ट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर? जी, इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं जो कंपाला डिक्लेरेशन में साफ दिखते हैं। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI डिप्लोमेसी। DPI यानी UPI और आधार जैसी चीजें? एग्जैक्टली। भारत अपना इंडिया स्टैक, जिसमें UPI, आधार, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें अब अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वेस्टर्न प्रोप्राइटरी सिस्टम से कहीं ज्यादा सस्ते और ओपन सोर्स हैं।
और ये $10 बिलियन की LOC इसमें मदद करेगी? जी, इसका एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकी देशों को अपना सॉवरेन डिजिटल स्टैक बनाने में मदद करेगा, जिससे न सिर्फ वहां के लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी पर उनकी निर्भरता भी बढ़ेगी। ये 21वीं सदी की कूटनीति है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और बाकी 2 पिलर्स क्या हैं? दूसरा पिलर है क्रिटिकल मिनरल्स। डिक्लेरेशन में पहली बार रिजिलियंट एंड डाइवर्सिफाइड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स बनाने पर जोर दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट और लिथियम? जी, आज इनकी सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। अफ्रीका में दुनिया के 30% खनिज भंडार हैं, जैसे DRC में कोबाल्ट और जिम्बाब्वे में लिथियम। भारत की EV एम्बिशंस और मेक इन इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम चीन पर निर्भरता कम करें और सीधे अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप करें। और तीसरा पिलर जो भारत की एक बहुत पुरानी एम्बिशन से जुड़ा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। बिल्कुल। डिक्लेरेशन में इज़ुलुलनी कंसेंसस का समर्थन किया गया है। इज़ुलवानी कंसेंसस ये क्या है? ये अफ्रीकी देशों का कॉमन पोजीशन है जो UNSC में अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटों की मांग करता है। भारत और अफ्रीका मिलकर UN में लगभग 80 देशों का एक मजबूत वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ UNSC रिफॉर्म की मांग करते हैं तो P5 देशों यानी परमानेंट मेंबर्स पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन भारत के लिए ये राह आसान तो नहीं होगी, चुनौतियां भी बहुत होंगी। यकीनन 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जिसे एक्सपर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट कहते हैं। मतलब भारत लोन और प्रोजेक्ट्स का वादा तो कर देता है, पर हमारी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप यानी लाल फीताशाही के कारण प्रोजेक्ट शुरू होने में सालों लग जाते हैं। वहीं चीन के प्रोजेक्ट्स महीनों में शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी डिलीवरी स्पीड बढ़ानी होगी। और दूसरी चुनौती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अफ्रीका का साहेल रीजन, जिसे अब कूप बेल्ट भी कहा जाने लगा है, वहां लगातार तख्तापलट हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय निवेश और वहां काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। तो अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां विकास की सीमाएं पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से टकरा रही हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जी, ये आज का सबसे जटिल मुद्दा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 72,000 करोड़ रुपए के मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFC से फाइनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। UPSC के नजरिए से ये टॉपिक क्यों खास है? ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक, इकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी है। अच्छा। GS पेपर 3 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। GS पेपर 1 में ज्योग्राफी और ट्राइब्स ऑफ इंडिया से जुड़ता है। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो ये गोल्ड माइन है। 10 डिग्री चैनल, शोम्पेन जनजाति जो एक PVTG है, गलथिया बे, लेदरबैक टर्टल्स, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। मेंस में सीधा सवाल आ सकता है, critically analyze the strategic imperatives versus the ecological fragility of the Great Nicobar project. ये ग्रेट निकोबार आइलैंड इतना खास क्यों है? इसकी लोकेशन में ऐसा क्या है? इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, और ये दुनिया के सबसे व्यस्त इंटरनेशनल शिपिंग लेन मलाक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है। अभी भारत का 70% से ज्यादा कार्गो कोलंबो, सिंगापुर या पोर्ट क्लैंग जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर ट्रांसशिप होता है। मतलब एक बड़े जहाज से सामान इन पोर्ट्स पर उतरता है और फिर छोटे जहाजों में भारत आता है। इसमें हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट भारत को एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बना सकता है जो सीधे सीधे सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर देगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर सीमा तोड़ने की एक कीमत होती है। इस विकास की इकोलॉजिकल कीमत क्या है? कीमत बहुत बड़ी है। ये द्वीप कोई बंजर जमीन नहीं है, ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? जी, यहाँ पर 130 वर्ग किलोमीटर का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काटा जाएगा, जिसमें लाखों पेड़ हैं। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गैलेथिया बे में बनना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुए लेदरबैक टर्टल की सबसे महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट्स में से एक है। ये तो बहुत ही संवेदनशील इलाका हुआ। जी, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन है। और यहाँ रहने वाली जनजातियों का क्या? ये तो उनके घर पर सीधा हमला है। जी, और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे संवेदनशील पहलू है। यहाँ शोम्पेन जनजाति रहती है, जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG है। PVTG? ये शिकारी संग्राहक हैं और बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रखते। उनकी आबादी बहुत कम है,
सरकार कह रही है कि प्रोजेक्ट का इलाका अनइनहैबिटेड है, लेकिन शोम्पेन जनजाति के लिए ये पूरा जंगल ही उनका घर है। उनके लिए जंगल में कोई बाउंड्री नहीं होती। बिल्कुल, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का सीधा सीधा उल्लंघन हो सकता है। सरकार कह रही है जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने कहीं और लगा दिए जाएंगे, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। हाँ, और इसी बात पर सबसे ज्यादा विवाद है। सरकार का प्रस्ताव है कि इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बदले हरियाणा और मध्य प्रदेश में पेड़ लगाए जाएंगे। क्या हरियाणा में? जी, आलोचक कह रहे हैं कि ये एक मजाक है। आप लाखों साल में बने एक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, उसकी बायोडाइवर्सिटी को किसी दूसरी जगह पेड़ लगाकर रिप्लेस नहीं कर सकते। ये तो ऐसा है जैसे आप ताजमहल तोड़कर कहें कि हम इसकी ईंटों से गुड़गांव में एक फ्लैट बना देंगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है कि वो इतना बड़ा इकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल रिस्क ले रही है? इसके दो बड़े कारण हैं, एक आर्थिक और दूसरा रणनीतिक। आर्थिक कारण तो हमने समझ लिया, ट्रांसशिपमेंट हब बनकर अरबों डॉलर कमाना। लेकिन असली कारण है स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव। मतलब चीन? मतलब चीन। हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जिसमें वो भारत के चारों ओर, पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनतोटा तक बंदरगाहों का एक जाल बना रहा है। इसका जवाब देने के लिए भारत को एक मेटल चेन की जरूरत है। ग्रेट निकोबार पर एक ड्यूअल यूज पोर्ट, यानी जहां कमर्शियल और मिलिट्री दोनों जहाज आ सकें, वो इंडियन नेवी को मलाक्का स्ट्रेट पर एक मजबूत पकड़ देगा। और मलाक्का स्ट्रेट चीन की एनर्जी सप्लाईज के लिए एक चोक पॉइंट है। एग्जैक्टली। यहां बैठकर भारत चीन की दुखती रग पर हाथ रख सकता है। तो ये एक तरफ राष्ट्र सुरक्षा और दूसरी तरफ पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी अधिकार की लड़ाई है। बिल्कुल। और इसमें एक और एंगल है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। यह द्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है, जो दुनिया का सबसे एक्टिव साइज्मिक जोन है। मतलब भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। बड़ा निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि प्रोजेक्ट के स्केल को कम किया जाए, टाउनशिप और टूरिज्म जैसे नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स को हटाकर सिर्फ पोर्ट और एयरस्ट्रिप पर फोकस किया जाए, और शोम्पेन जनजाति के इलाकों के चारों तरफ एक नॉन नेगोशिएबल बफर जोन बनाया जाए। अब साइंस एंड टेक में भारत एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर है जिसे अगला आईटी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ने अपनी बायो E3 पॉलिसी के तहत देश के पहले नेशनल बायो फाउंड्रीज को लॉन्च किया है। बायो E3? जी, बायो E3 का मतलब है बायोलॉजी, बायो इकोनॉमी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो फाउंड्रीज ये क्या होती हैं? ये शब्द तो पहली बार सुन रही हूँ। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए फैब्स या फाउंड्रीज होती हैं, जहां माइक्रोचिप्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जाती हैं। हाँ? वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बायो फाउंड्रीज हैं। ये एक ऐसी एडवांस्ड फैक्ट्री है जहां रोबोटिक्स, डेटा एनालिसिस और सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट को इंजीनियर किया जाता है, ताकि वो हमारे लिए उपयोगी चीजें बना सकें। मतलब ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि माइक्रोब्स होते हैं। बिल्कुल सही। सिंथेटिक बायोलॉजी ये क्या है? सिंथेटिक बायोलॉजी इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को बायोलॉजी पर लागू करने का विज्ञान है। जैसे एक इंजीनियर सर्किट्स और वायर्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाता है, वैसे ही एक सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट डीएनए के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक नया बायोलॉजिकल सिस्टम बनाता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत की बायो इकोनॉमी को 2030 तक $300 बिलियन तक ले जाना है। हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से बायो मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अब दवाइयाँ, कपड़े, फ्यूल और यहाँ तक कि दूध भी माइक्रोब्स और एंजाइम्स का उपयोग करके बनाए जाएंगे। ये बायो फाउंड्री स्टार्टअप्स की मदद कैसे करेंगी? ये बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी समस्या, यानी हाई कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, को हल करती हैं। एक अच्छी बायोटेक रिसर्च लैब बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, जो एक छोटे स्टार्टअप के लिए नामुमकिन है। तो बायो फाउंड्रीज प्लग इन प्ले मॉडल पर काम करती है। बिल्कुल। एक स्टार्टअप यहाँ आ सकता है, अपना आइडिया टेस्ट कर सकता है और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस डेवलप कर सकता है। जैसे कोई स्टार्टअप प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया बनाना चाहता है या लैब में दूध प्रोटीन बनाने वाले यीस्ट को डिजाइन करना चाहता है, वो इन फाउंड्रीज का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें तो बहुत बड़े एथिकल कंसर्न्स भी होंगे। आप लाइफ को इंजीनियर कर रहे हैं, प्लेइंग गॉड वाली बात है। बिल्कुल। जीनोम के साथ छेड़छाड़ करने से बायो सेफ्टी का एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या होगा अगर कोई इंजीनियर्ड माइक्रोब लैब से बाहर निकल जाए
इसीलिए इन सभी फाउंड्रीज के लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 यानी BSL-3 के कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी तरह के बायोहैजर्ड को रोका जा सके। चलिए अब कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं टॉपिक बोलूंगी, आपकी फैक्ट बताइए। जरूर। REVM एक मशीन में 72 यानी 72 कंस्टिट्यूएंसीज डायनामिक डिस्प्ले BEL और ECIL ने बनाया। ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्लिगेशन GHCO 1 अप्रैल 2026 से शुरू। फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर्स के लिए शुरुआती लक्ष्य 5%। कंपाला डिक्लेरेशन 5th यानी 5वीं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का परिणाम $10 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। शॉम्पेन ट्राइब ग्रेट निकोबार की पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG, ये मंगोलॉइड रेस से हैं, नेग्रेटो नहीं, यह याद रखना जरूरी है। बायो फाउंड्री यह सिंथेटिक बायोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बायो E3 पॉलिसी का हिस्सा है, प्लग एंड प्ले मॉडल। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट का अधिकार। लेदरबैक टर्टल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ, IUCN स्टेटस, वल्नरेबल। गलातिया बे, ग्रेट निकोबार इनकी एक प्रमुख नेस्टिंग साइट है। अब देखते हैं आज के टॉपिक से मेंस के लिए कैसे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल GS पेपर 2 से। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स REVMs is a double-edged sword, balancing the promise of inclusivity against the perils of federal distortion. Critically analyze. 250 words, 15 marks. इसका उत्तर लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना होगा। इंट्रोडक्शन में कम वोटर टर्नआउट और 30 करोड़ प्रवासियों की समस्या का जिक्र करते हुए इस बिल का कंटेक्स्ट दें। ठीक है। बॉडी के पहले हिस्से में प्रॉमिस ऑफ इंक्लूसिविटी को एक्सप्लेन करें, कैसे ये 300 मिलियन माइग्रेंट्स को उनका अधिकार देगा, वोटर टर्नआउट बढ़ाएगा और सरकारों को उनकी जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाएगा। और दूसरे हिस्से में बॉडी के दूसरे हिस्से में पेरिल्स ऑफ फेडरल डिस्टॉर्शन पर फोकस करें। इसमें इंपोर्टेड वोटर्स के डर, क्षेत्रीय दलों की चिंताओं और राज्यों के अधिकारों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। साथ ही टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट डेफिसिट और MCC की चुनौतियों का भी जिक्र करें। और वे फॉरवर्ड में पायलट प्रोजेक्ट, माइग्रेंट की सख्त परिभाषा और मल्टी पार्टी कंसेंसस बनाने जैसे सुझाव दें। और कंक्लूजन में लिखें कि तकनीक को लोकतंत्र को मजबूत करने का एक साधन होना चाहिए, न कि नए विवादों का कारण। Obligations GHCO, how does it address the first mover disadvantage in the renewable energy sector? 150 words, 10 marks. इसमें पहले ग्रीन हाइड्रोजन और GHCO को संक्षेप में परिभाषित करें, बताएं कि ये एक डिमांड साइड इंटरवेंशन है। फिर फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज के कॉन्सेप्ट को समझाएं, यानी जो कंपनी पहले ग्रीन हाइड्रोजन जैसी महंगी नई टेक्नोलॉजी अपनाएगी उसे नुकसान होगा क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जबकि बाकी कंपनियां सस्ती ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती रहेंगी। और GHCO इसे कैसे हल करता है? फिर समझाएं कि GHCO कैसे एक गारंटीड मार्केट बनाकर इस समस्या को हल करता है। जब सभी बड़ी कंपनियों के लिए इसे खरीदना अनिवार्य हो जाएगा तो किसी एक को नुकसान नहीं होगा। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे कीमतें अपने आप गिरेंगी। और कंक्लूजन, समय है एक छोटे से क्विज का। मैं सवाल पूछूंगी और आप सही जवाब और उसका कारण बताएंगे। बिल्कुल। पहला सवाल, GHSCO यानी ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन शुरुआत में किन सेक्टर्स पर लागू होता है? 1. स्टील इंडस्ट्री, 2. फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, 3. पेट्रोलियम रिफाइनरीज, 4. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। A. 1 and 4 only, B. 2 and 3 only, C. 1, 2 and 3, D. all of the above. इसका सही जवाब है B. 2 and 3 only, यानी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और पेट्रोलियम रिफाइनरीज। इन्हें ही पहले क्यों चुना गया? इन्हें इसलिए पहले चुना गया क्योंकि ये पहले से ही देश में हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इनकी सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, इसलिए ट्रांजिशन करना इनके लिए सबसे आसान है। दूसरा सवाल, कंपाला डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? A. NAM समिट, B. द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, C. चोगम, D. ब्रिक्स समिट। सही जवाब है B. द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS। ये 5वीं समिट थी जो युगांडा के कंपाला में हुई, इसीलिए इसके आउटकम डॉक्यूमेंट का नाम कंपाला डिक्लेरेशन रखा गया। तीसरा सवाल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट
1950 के बारे में कौन सा कथन सही है? 1. It provides for qualification and disqualification of members of parliament. 2. It deals with the preparation of electoral rolls. 3. It defines the concept of ordinary residence. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. इसका सही जवाब है B 2 and 3 only. पहला कथन गलत क्यों है? पहला कथन गलत है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जिसे एस्पिरेंट्स को याद रखना चाहिए। क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस की बात आरपीए 1951 में है, 1950 में नहीं। आरपीए 1950 सिर्फ चुनाव की तैयारी से डील करता है, जैसे इलेक्टोरल रोल्स बनाना, कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को परिभाषित करना। चौथा सवाल, शोम्पेन जनजाति का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? A. A pastoral community of the Nilgiris. B. A mongoloid PVTG residing in the interiors of Great Nicobar. C. A Negrito tribe of the Little Andaman. सही जवाब है B. शोम्पेन्स ग्रेट निकोबार में रहने वाली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG हैं और एथनिकली वो जारावाज या सेंटिनलीज की तरह निग्रिटो नहीं बल्कि मोंगोलॉइड हैं। आखिरी सवाल, AI और लोकतंत्र पर हाल की बहस के संदर्भ में लायर्स डिविडेंड शब्द का क्या अर्थ है? A. The monetary benefit earned by creating fake news. B. The ability of political actors to dismiss genuine evidence as AI-generated fakes. C. The electoral advantage gained by spreading misinformation. इसका सही जवाब है B. लायर्स डिविडेंड एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के अस्तित्व के कारण अब राजनेता अपने खिलाफ आए असली सबूतों जैसे किसी असली वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी आसानी से ये तो AI जनरेटेड फेक है कहकर खारिज कर सकते हैं। इससे सच और झूठ की बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, आज का दिन बाउंड्री एक्सपेंशन यानी सीमाओं के विस्तार का दिन था। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे REVM बिल ने वोटिंग में भूगोल की बाधा को मिटाने की कोशिश की। ग्रीन हाइड्रोजन ने हमें जीवाश्म ईंधन की सीमाओं से आगे धकेला। कंपाला डिक्लेरेशन ने अफ्रीका में भारत के कूटनीतिक प्रभाव का विस्तार किया और बायोफाउंड्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग की पारंपरिक जैविक सीमाओं को तोड़ा। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है जी, कि इस विस्तार की एक कीमत होती है, एक इकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल कीमत। और एक सभ्य समाज को हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? कल के लिए क्या उम्मीद करें? कल बाजार ग्रीन हाइड्रोजन मैंडेट पे प्रतिक्रिया देगा, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी स्टॉक्स में कुछ उतार चढ़ाव की उम्मीद है, और संसद में REVM बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहता है, और क्या सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाती है, ये देखने लायक होगा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। बिल्कुल। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।